नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट, और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं तमाम अपडेट्स को लेकर युद्ध से जुड़ी हुई। इसराइल और अमेरिका की तरफ से जिस जंग की शुरुआत की गई, ईरान पर हमला करके ये कहा गया कि हमें इमिनेंट थ्रेट है, और ईरान ने उसके बाद जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है और वो अभी तक कार्रवाई जारी है। आज उसका 12वां दिन है। पिछले साल जून में जब ये इसी तरह की एक युद्ध छिड़ी थी तो वो 12 दिनों में सिमट गया था, लेकिन इस दफा अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि युद्ध जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि ईरान भी अब कहीं ना कहीं चाह रहा है कि लगातार अमेरिका पर अब दबाव बनाए रखे। आपको अपडेट्स दे देती हूं कि इस वक्त खास करके, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा असर भारत पर देखने को मिल रहा है, पूरी दुनिया पर तो है ही, लेकिन भारत पर जो एनर्जी नीड्स हैं, जो ऊर्जा की सप्लाईज हैं, उसको लेकर बहुत संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बहुत सारे शहरों में लोग पैनिक कर रहे हैं। कल हमने आपको हैदराबाद से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था कि कैसे वहां के रुद्रारम, पाटनचेरू इलाकों में अब हॉस्टल्स बंद हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हम तो भाई लकड़ियों के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, या सिलेंडर्स बुकिंग किए हुए 3-4 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई संदेशा नहीं आया है। होटल, ईटरीज, ढाबे ये सारे बंद हो रहे हैं। उससे जुड़ी हुई कुछ और अपडेट्स आपको मैं आगे इस ब्लॉग में दूंगी, क्योंकि विपक्ष के भी जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, सड़कों से लेकर संसद तक। लेकिन इसके पहले आपको बता दूं कि अभी तक इस पूरे युद्ध में 3 भारतीय मारे जा चुके हैं। 2 भारतीयों की जान गई थी जब ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान पर एक हमला हुआ था ईरानियन ड्रोन के जरिए। उसमें 2 भारतीय सी फेयरर्स की जान गई थी, एक भारतीय मिसिंग बताए जा रहे थे, और एक और भारतीय की जान गई है बुधवार को, जब बसरा में, जो इराक के नजदीक पड़ता है, वहां पर एक कच्ची तेल का जो टैंकर है, सेफ सी विष्णु, उस पर हमला हुआ। तो अब उसकी भी जो है पुष्टि हो चुकी है। जो तमाम लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं इन हमलों में, थॉट्स एंड प्रेयर्स उन लोगों के फैमिलीज के साथ में। और बहुत सारे ऐसे मासूम विक्टिम्स हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के, जहां पर उनकी कोई भूमिका नहीं थी, बट दे हैव बीन कॉट इन द कॉन्फ्लिक्ट। सरकार की तरफ से अब इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग्स शुरू करने की बात की जा रही है, जहां अलग अलग मंत्रालय के लोग आकर रेगुलर अपडेट्स देंगे। और अभी तक जो ताज़ा अपडेट्स आए हैं सरकार की तरफ से, उसमें कहा जा रहा है कि भारत के जो कच्चे तेल की ज़रूरतें हैं, जो हम आयात करते हैं और बाहरी देशों से, उसमें से कम 70% उसका हिस्सा अब जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर से आ रहा है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आपको याद हो कि इस वक्त जो है ईरान की पकड़ है, और ईरान के इजाज़त के बगैर एक तरीके से वहां से शिप्स नहीं निकल पा रही हैं। ईरान ने कहा है कि हम बेसिकली रूस, चीन, जो टैंकर्स उन देशों के हैं जो हमारे फ्रेंडली देश हैं, उनको इजाजत दे रहे हैं। एक खबर आई कि बांग्लादेश के भी टैंकर्स को अलाउ किया जाएगा। बांग्लादेश में हाल ही में, आपको याद दिला दें, चुनाव हुए थे। बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वहां पर सत्ता में है, तारिक रहमान प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वहां जमाते इस्लामी को भी एक अच्छा खासा वोट शेयर मिला, और वो संसद में इस वक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और उनकी तरफ से भी जो है ईरान को बहुत सारे शोक संदेशा भेजे गए थे जब खामनेई की किलिंग हुई, सुप्रीम लीडर की, और मिनाब में जहां एलिमेंट्री स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें कम से कम 170 बच्चों की जो है वो जान गई, जिनमें लड़कियां थी 7 से 12 साल की। ऐसे जो ये वाक्य हुए हैं, इसमें आपको ये भी याद दिला दे कि भारत की तरफ से वो मिनाब के स्कूल का वाक्य हो, या फिर आइरिस देना, जिस ईरान के जहाज को यहाँ हिंद महासागर में अमेरिकी सबमरीन ने उड़ा दिया, और उसमें भी जो है आपके करीब करीब 100 ऐसे ईरानियन सेलर्स मारे गए जो निहत्थे बताए जा रहे थे, क्योंकि ये पीस टाइम वाटर स्पेस सेल कर रही थी और विशाखापट्टनम आई हुई थी बाकायदा भारत के न्योते पर एक मल्टीलैटरल नौसेना की अभ्यास के लिए। इन पर भारत ने कोई शोक नहीं जताया है। खामने की मौत पर युद्ध के 5 दिनों के बाद हमने देखा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री आखिरकार पहुंचते हैं और ईरानियन कल्चरल हाउस, ईरानियन एम्बेसी में जाकर जो है वो जो कंडोलेंस बुक है उसको साइन करते हैं। यहाँ इस दौरान एक ये भी खबर आई कि भारत ने शायद जो है अब ईरान से बात करके इजाजत ली है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ताकि जो भारत के लिए जहाज आ रहे हैं उनको इजाजत मिले यहाँ आने की। ईरान के सूत्र इस खबर को डिनाई कर रहे हैं, और ये काफी एम्बैरेसिंग बात है कि एक हमारा ऐसा एलाय जो अभी तक भारत के इतने नजदीक था, जहां तक हम सभ्यताओं के सांस्कृतिक रिश्तों की बात करते थे, अब भारत को निर्भर होना पड़ रहा है कि कैसे जो है हम ईरान के सीधे ड्रोन स्ट्राइक्स,
मिसाइल स्ट्राइक्स की वजह से हमारी जहाज़ ना रुके, उनको निशाना ना साधे, या उनके जो हम कहते हैं उनके रेजिस्टेंस पार्टनर्स हैं, उनकी जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं, हुतीज़ हों, जो लोग अटैक करते हैं वहाँ यमन वगैरह में, कि उन सब से कैसे बचाया जाए, पर्शियन गल्फ से होकर आखिर कैसे टैंकर्स आएँ, क्योंकि भारत का 90% जो हमारी इंपोर्ट्स होती हैं तेल वगैरह की, वो बहुत भारी मात्रा में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हम इस्तेमाल करते हैं वहां से आने के लिए। लेकिन अब सरकार कह रही है कि 70% इस वक्त जो हमारी क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर से आ रही है। लेकिन ईरानियंस उस अखबार में छपी खबर को डिनाई कर रहे हैं कि भारत को इजाजत दी गई है इस तरीके से टैंकर्स लाने के लिए। और इस दौरान जो है आपको ये भी बता दें कि जहां तक डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन का सवाल है, सरकार का कहना है कि 25% तक इन्हें जो है सरकारी मेजर्स की वजह से इन्हें बढ़ाया जा रहा है कि कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। एक 3 सदस्यीय रिव्यू कमेटी बनाई गई है जो इस बात की समीक्षा कर रही है कि एलपीजी सप्लाई, जो कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई है रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कमर्शियल यूजर्स के लिए, वो किसको कब कितना दे, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से हम तस्वीरें देख रहे हैं, बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि कैसे सिलेंडर्स अपने लेकर जो है लोग भाग रहे हैं या सिलेंडर्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, बहुत सारी जो है विचलित करने वाली तस्वीरें आ रही हैं, परेशान होने वाली तस्वीरें जो एक बार फिर से डीमोनेटाइजेशन की यादों को ताज़ा करती हैं, जो कोविड की कड़वी यादों को ताज़ा कर देती हैं। और ऐसा लग रहा है कि सरकार जो आश्वासन दे रही है उससे आम लोग आश्वस्त नहीं हो रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि ये पैनिक का काम है। भारत सरकार ने has issued an order on 8th March जिसके द्वारा उन्होंने रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को एलपीजी उत्पादन को मैक्सिमाइज करने का आदेश दिया। All C3 and C4 hydrocarbon streams, which include propane, butane, propylene, and butene, would add to LPG pool, and the same would be supplied to 3 public sector oil marketing companies for domestic supply. इन सभी प्रयासों की वजह से हमारा domestic LPG production has increased by 25%. And all these domestic LPG is being directed towards household consumers. For non-domestic LPG, priority is being given to essential sectors such as hospitals and educational institutions. A 3-member committee of executive directors of oil marketing companies IOCL, HPCL, and BPCL has been constituted to review the allocation to restaurants, hotels, and other commercial users. The committee is consulting with state authorities and industry bodies to finalize a plan to ensure that available LPG is distributed in a fair and a transparent manner. असम पुलिस ने अब कह दिया है कि अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरे भैया, आप अगर कोई कालाबाजारी कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना। आप उसको जो है जाके पब्लिक के सामने दिखाइए कि देखिए इसने कालाबाजारी की है, तभी जो है हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सिर्फ ये जो धमकियां दे देना कि अगर कोई जो शूटिंग द मैसेंजर वाली बात है, तो आप बेसिकली आप रास्ता तैयार कर रहे हैं कि कल को जो जर्नलिस्ट जाकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि यहाँ किल्लत हो रही है, आप उन जर्नलिस्ट के खिलाफ आप कार्रवाई शुरू करेंगे, उनके खिलाफ जो है आप तमाम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो डोंट शूट द मैसेंजर, आप जाकर जो है मामले को संभालिए। पीयूष राय जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया एक मामले के बारे में कि कैसे रविंद्रनाथ तिवारी, ये उत्तर प्रदेश के अमेठी के निवासी हैं, और ये 6 सिलेंडर खाली सिलेंडर लेकर एक गैस एजेंसी के सामने सुबह से खड़े हैं, क्योंकि अगले दिन मतलब कल जो है उनकी बिटिया की शादी है, और उनको लग रहा है कि भाई ये सिलेंडर मेरे कम से कम आप रिफिल कर दो, नहीं तो मैं शादी कैसे कराऊंगा। तो वो बेटी की शादी में आप सोचिए कि अंतिम क्षण में कितना काम होगा, वो काम छोड़कर वहां लाइन पर लगे हैं। डिमोनेटाइजेशन के वक्त याद है आपको कैसे लोगों को सुबह सुबह जो है एटीएम्स में 3 बजे 4 बजे या पूरी पूरी रात लगते थे कि कम से कम कुछ कैश निकल आए, क्योंकि नवंबर दिसंबर में इतनी शादियां होती थी, तो शादी सीजन पर पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सपा के नेता, उन्होंने भी विजुअल्स ट्वीट किए हैं कि कैसे शादी घर के एक बारात की जो तैयारी चल रही है उसमें ईंटों से चूल्हे बनाए गए हैं, लकड़ियों के जरिए जो है आग लगाई जा रही है और उसमें बारात के लिए खाना बनाया जा रहा है।
सवाल उठ रहे हैं कि क्या गर्म खाना हर जगह बंद कर दिया जाएगा, क्या सिर्फ कोल्ड कार्ड्स, कोल्ड सैलड यही लोगों को सर्व किए जाएंगे। हर जगह राशनिंग की भी खबर आ रही है, हॉस्टल से, स्कूलों से, तमाम जगहों से, कि आप जो है आप क्योंकि आप सिलेंडर स्टोर नहीं कर सकते हैं और कमर्शियल सिलेंडर्स बंद हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ढाबे हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं जिनके पास इस वक्त 5 से 7 दिन से ज्यादा के लिए प्रावधान नहीं है कि वो जो है आगे अपनी दुकानों को चला सकें, वो खाना अपने किचन्स में बनवा सकें। इंडक्शन टॉप जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है उसकी सेल्स आसमान छू रही है। बहुत जगहों से खबरें आ रही हैं कि वो पूरी तरीके से बिक गई हैं मॉल से, क्योंकि लोग पैनिक बाइंग भी कर रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पैनिक बाइंग ना करें, लेकिन सरकार बस कोरे शब्दों से जो है ये समझ लें, लोग आश्वस्त नहीं होने वाले हैं, आपको कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि ईरान का जो अटैक है, जो सैन्य एस्केलेशन है, वो यूएई हो, रियाद हो, तमाम जगहों पर जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं, उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, उनके हाई राइज में मौजूद दफ्तरों को, होटल्स में मौजूद दफ्तरों को वो टारगेट करने का दावा कर रहे हैं। जब वो होटल्स में हिट करते हैं तो वो कहते हैं कि ये हम सिविलियंस पर हिट नहीं कर रहे हैं, आम लोगों पर हिट नहीं कर रहे हैं, ये दरअसल यहाँ से जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं अमेरिकी डिफेंस या इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की तरफ से, उसको हम हिट कर रहे हैं। 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं इस बीच। आपको बता दूं कि जो स्विस एम्बेसी है तेहरान में, वो अब बंद होने का ऐलान कर दिया गया है। क्यों तो अमेरिकी जो सिटीजन्स हैं वो बेसिकली, क्योंकि 1979 के बाद से अमेरिका की कोई दूतावास तो है नहीं ईरान में, वो स्विस एम्बेसी के जरिए ऑपरेट करते थे, तो वो उनके लिए रास्ता बंद हो गया है। दूसरा, जो आपकी अल जजीरा और तमाम जो मिडिल ईस्ट के जो प्रोमिनेंट न्यूज आउटलेट्स हैं उनके हवाले से जो खबर आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेशियान ने कहा है कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए 3 शर्तें हैं। कि पहला, आप तेहरान के जो लेजिटिमेट राइट्स हैं उसको आप रिकॉग्नाइज कीजिए, आप पेमेंट ऑफ रेपरेशन, मतलब आपने जितनी नुकसान करवाई है ईरान को उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करके। 3 दिन पहले हमने देखा था इजराइल ने कम से कम 30 ऑयल टैंकर्स, जो फ्यूल स्टोरेज टैंकर्स हैं ईरान के, उसको हिट कर दिया। जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है, धू धू कर आग की लपटें नजर आ रही हैं, टॉक्सिक फ्यूम्स की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है, कि आप उसके जो है आप रेपरेशंस दें, ये कहा जा रहा है। और दूसरा कि आप अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दें कि आगे जाकर जो है आप फिर से इसी तरह का आक्रामक रवैया नहीं देंगे। इस दौरान भारत की तरफ से ये भी बता दें कि एक ऐसे रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया गया है सुरक्षा परिषद में, जो पूरी तरह से आलोचना करता है, कंडेम करता है इग्रीजियस अटैक्स बाय ईरान अगेंस्ट गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज की। जीसीसी के आप देशों के खिलाफ आप इस तरह के अटैक्स कर रहे हैं, इसको हम पूरी तरीके से जो है हम कंडेम करते हैं। और जॉर्डन पर भी जो हमले कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप इमीडिएटली जो है तुरंत आप रोकें इन हमलों को। और जो आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की बात की उसको भी डिनाउंस करते हैं। भारत की विदेश नीति में आज भयंकर गलतियां हो रही है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। आप एक तरफ अमेरिका को आपने इतना स्ट्रेटेजिक लीवरेज दे दिया है कि अमेरिका में व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है वो आकर इस तरह के बयान देती हैं कि भाई इंडिया इज अ गुड एक्टर, अच्छे से आप एक्ट कर रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं तभी हम आपको इजाजत देते हैं, चलो आपका पीठ थपथपाते हैं, जाओ जाके रूस से तेल खरीद लो। मतलब आप ईरान में सेलर्स मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, उसके लिए एक शब्द नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या ये करके आपके नागरिक जो मिडिल ईस्ट में, क्या वो ज्यादा सुरक्षित हो गए? नहीं हुए, क्योंकि ईरान के अटैक्स तो जारी है। उल्टे जो कभी आपका दोस्त हुआ करता था उसने आपके लिए इज्जत खो दी है। कुछ वक्त पहले तक कम से कम इंडिया के पास में इतनी स्ट्रेटेजिक लीवरेज तो थी ना कि आप ईरान और इजराइल के बीच में जो आप टाइट रॉप वॉकिंग कर रहे थे। 2017 में जब मोदी जी गए हुए थे इजराइल, तो उसके तुरंत बाद जो है फिर वो वापस से गए थे रामल्ला भी, फिलिस्तीन भी होकर आए थे। लेकिन इस दफा युद्ध शुरू होने के ठीक पहले जब मोदी जी गए इजराइल में, वो स्ट्रेटेजिक लीवरेज आपने खो दिया। और उसके बाद से आपके जितने भी बयान जारी हो रहे हैं वो सिर्फ खाड़ी देशों के लिए हो रहे हैं, वो इजराइल को हो रहे हैं, नुकसान के लिए हो रहे हैं, ईरान के लिए आप कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तो भारत की स्ट्रेटेजिक लीवरेज को आपने खो दिया। और यही वजह है कि हमने देखा कि कल जो एक थाई कार्गो शिप है मयूरी नारी, जो आपकी भारत की ओर आ रही थी स्ट्रेट ऑफ ओमान कोस्ट में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर भारत की ओर आ रही थी, उसे ऑफ द ओमान कोस्ट में हिट किया गया ईरानियन स्ट्राइक में। उसमें आग लगी, उसको नुकसान हुआ है और ओमानी नेवी ने कम से कम 20 लोगों को वहां उस जहाज से अभी तक बचाया है।
तो पूरी तरीके से जो है इस आग में अपनी विदेश नीति की चॉइसेस की वजह से आप जब खुद को दिखाते हैं कि भाई मैंने इजराइल का दामन थाम लिया, अमेरिका का दामन थाम लिया है, आपने अपने रिस्क को यहां से यहां बढ़ा दिया है। और भारत की विदेश नीति की ये जो खामियां हैं, जो गलतियां हो रही हैं, ये आने वाले बहुत लंबे वक्त तक हमें नुकसान पहुंचाएंगी। इंडिया ने ये जो चॉइसेस किए हैं, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरानियन काउंटर पार्ट के साथ फोन करते हैं तो उनका जो ट्वीट होता है वो बहुत ही एक लाइन का टर्स ट्वीट होता है कि आई स्पोक टू अब्बास अराक्ची। ईरान के साथ जो इतनी सिविलाइजेशनल टाइज हैं, धार्मिक टाइज हैं, स्पिरिचुअल आपकी टाइज हैं, यहाँ शिया मुस्लिम्स की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, और इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ईरान की, जिसकी वजह से ही भाई आप इन्वेस्ट कर रहे थे ना चाबहार पोर्ट में, ताकि आप सेंट्रल एशिया तक जा सके, अफगानिस्तान तक जा सके। पाकिस्तान की वजह से आप अफगानिस्तान तक नहीं पहुंच सकते हैं। वो सारे रिश्तों को जो है आपने धराशायी कर दिया है अपने इन चॉइसेस का जरिए। सोचिए जरूर, क्योंकि आज जो ये एनर्जी की किल्लत नजर आ रही है भारत में, और ईरानियन ड्रोन्स लगातार पोर्ट ऑफ सलाला ओमान में जिस तरीके से उन्होंने स्ट्राइक किया है स्टोरेज टैंक्स को, मिडिल ईस्ट मॉनिटर कह रहा है कि ईरान ने जो है बांग्लादेश को सेफ पैसेज देने की बात की है, लेकिन भारत के लिए ये नहीं है खबर। तो भारत को यहां स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान के कमांडर ने बहुत क्लियरली कर दिया है कि भाई एक सिंगल लीटर ऑफ ऑयल पास नहीं करने देंगे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इफ इट बेनिफिट्स द यूएस, इजराइल और देयर एलाइज। दूसरा, कोई नया टैंकर जो इन देशों के लिए जाता है वो एक लेजिटिमेट टारगेट है अब ईरान की नजरों में। और तीसरा कि भाई आप तैयार हो जाइए, आज तेल की कीमतें हम देख रहे हैं वापस से $100 पर बैरल जो है वो पार कर चुकी हैं कच्ची तेल की कीमतें, और वो कह रहे हैं कि वो $200 तक भी जाएंगी, हम तो अब ये युद्ध लड़ते रहेंगे। ईरान के जो यूएन एम्बेसडर हैं यूएन में, उन्होंने कहा कि उनके 1300 से ज्यादा अभी तक नागरिकों की जान जा चुकी हैं। 32 मेडिकल फैसिलिटीज, 65 स्कूल, 13 रेड क्रॉस बिल्डिंग्स, इन तमाम को जो पूरा नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके लिए ईरान रेपरेशन मांग रहा है। लेकिन भारत को सोचना होगा कि ये जो एनर्जी क्राइसिस हमारी हो रही है, इसमें आपने ईरान के साथ जिस तरीके से अपने स्ट्रेटेजिक रिश्तों को सुबाहा कर दिया है, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन लेकर अब जो है मुश्ताबा खामनी, आपको लगता है कि इस वक्त आपकी बात सुन रहे होंगे या आप उनके साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश भी कर पाए हैं या नहीं, वो भी जो है डाउटफुल है। और मुश्ताबा खामनी निश्चित रूप से अभी, क्योंकि खामनी की किलिंग के बाद से अब वो नए आयतुल्ला बने हैं, उनकी पोजीशन कंसोलिडेट होगी। ईरान में लगातार जो है प्रोटेस्ट जारी हैं, तमाम वहां जारी बमबारी के बावजूद लोग रोज निकलते हैं रात में, इंडिपेंडेंस स्क्वायर में, अलग इलाकों में, पब्लिक में निकलते हैं और मौन करते हैं खामनी की किलिंग को, और अमेरिका के हमलों को जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी स्टेज में जाके नाच रहे हैं, कभी जाकर अपनी गोल्फिंग कर रहे हैं, 6000 किलोमीटर दूर बैठकर जो है वो वहां से ऑपरेशन के अपनी ऑर्डर्स दे रहे हैं। उनको तुरंत जो है असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन भारत की जो है यहाँ पर वाट लग रही है, और कहने के लिए बस यही है कि नहीं नहीं सब कुछ चंगा सी, सब कुछ नियंत्रण में है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। और यहाँ पर विपक्ष जो है लगातार सवाल पूछ रहा है मोदी सरकार से, राहुल गांधी समेत तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल के नेता हैं, क्या क्या बातें कही हैं, उसके साथ मैं आपको छोड़ जाती हूँ। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया, नमस्कार, आदाब। इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था, बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूँगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये आपको बोला बेसिकली मेन चीज़ क्या है, that gas is going to be a problem, petrol is going to be a problem, all fuel is going to be a problem, because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now it doesn't matter, अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है, अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान है। तो कह रहे कोविड की जैसे कोविड से निपट लिया था वैसे ही निपट लेंगे। राहुल जी वो कह रहे हैं कि जैसे कोविड से निपट लिया था वैसे ही निपट लेंगे। It's a much bigger issue when oil is being allowed, oil is not being allowed. This war is fundamentally about the current world order.
This is a much bigger thing than Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. We are going into an unstable time. When you go into an unstable time, you have to change your mindset. You cannot have the same mindset. Right? So what I'm suggesting to the government is that they now start to think deeply about what are the possibilities and what do we have to do to make sure that हमारे लोगों को नुकसान हो. I'm not making any political statement. I'm just saying that I can see that a big problem is coming. जो आप प्रिडिक्ट करते हो वो सही हो जा रहा है, कांग्रेस कह रही है. सुनिए, और अगर ये ईरान के लेवल पे अभी रिजॉल्व हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जाती, क्योंकि दुनिया बदल रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है. तो हमें माइंडसेट बदलना है, और अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, क्लैरिटी से काम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान को सेंटर बना के नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है. तो राहुल जी वो तो कह रहे हैं कि जैसे कोविड के साथ निपट लिए, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि जैसे कोविड से निपट लिए हम तो इससे भी निपट लेंगे. देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं, देयर इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम हियर एंड आई हैव बीन सेइंग द प्रॉब्लम इज द प्राइम मिनिस्टर is not able to function as the Prime Minister of India. And there's a reason for it. Right? He's trapped. Now, anyway, he still needs to make sure currently that the people of India are protected. He needs to make sure that our energy security is managed by us, that we are taking the decisions about our energy security. Right? So that's all I'm saying. I hope the government listens to what I'm saying, because अगर नहीं सुनेगी तो बहुत बुरा नुकसान होगा. आल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए राहुल जी आल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए. आल पार्टी मीटिंग स्पीकर साहब ने बहुत लंबा चौड़ा बोला, संतुष्ट. बाकी एक जो अभी जो क्राइसिस है सिलेंडर की, प्रधानमंत्री तो चुनावी रैली में व्यस्त हैं, तमिलनाडु में घूम रहे हैं, तो ये जानकारी आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को देना चाहता हूं कि बार बार जो ये कहा जा रहा है कि चिंता करने की बात नहीं है, पूरी व्यवस्था है, चिंता करने की बात नहीं है, पूरी व्यवस्था है, ये कोरा झूठ है, कोरा झूठ. ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा झूठ है. अगर कोई दिक्कत नहीं है तो पूरा देश लाइनों में जानबूझ के खड़ा है. लोग लाइनों में खड़े होकर मूर्छित होकर गिर जा रहे हैं. शादी ब्याह में लकड़ी के चूल्हे पे खाना बन रहा है, उसके दृश्य आ रहे हैं सामने. बेंगलोर में, मुंबई में, तमाम जगहों पे होटल्स बंद, चेन्नई में होटल्स बंद हो रहे हैं. 136 साल मुंबई का पुराना धोबी घाट बंद होने की कगार पे है. मोरवी गुजरात में जो टाइल्स की फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो रही है. बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार हो रहे हैं और सरकार आपसे झूठ बोल रही है, कह रही कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है. दिल्ली के हाई कोर्ट में कैंटीन बंद हो गई. दिल्ली के हाई कोर्ट में कह रहे साहब गैस नहीं है. तो ये जो झूठ बोल बोल के देश को भरमाने का काम मोदी जी करते हैं, ये देश के साथ एक विश्वासघात है. और ये महंगाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महंगाई है. इस पे तो सीधे सीधे मोदी महंगाई और मोदी संकट लिख देना चाहिए. 60 रुपए गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया घरेलू, और 115 रुपए कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ गया. ये समस्या क्यों आई? आपको मालूम था 60% कच्चा तेल हार्मोज के समुद्री मार्ग से आता है. आपको मालूम था 50% गैस हार्मोज के समुद्री मार्ग से आती है. बावजूद इसके आपने जानबूझ के ईरान से झगड़ा मोल ले लिया, ट्रंप और इजराइल के चक्कर में, जो आपको रोज अपमानित करते हैं. अभी खबर आई है कि ईरान हमारे जहाज भेजने के लिए सहमत हो गया. फिर खबर आती है नहीं सहमत नहीं हुआ है. पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि प्रधानमंत्री तो गुफा में छिपे हुए हैं, उनको तो खोजा जा रहा है.
वो तो मिल नहीं रहे। चुनावी रैली, दिन रात चुनाव उनके दिमाग में भरा रहता है। तो ये भी है कि ये मोदी संकट जो है, मोदी जी का संकट जो है, इससे निपटारा कब देश को मिलेगा, ये देश के लोगों को सोचना चाहिए। 14 तारीख को आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एलपीजी गैस के सिलेंडर्स की जो प्रॉब्लम है उसको लेके विरोध प्रदर्शन करेगी। सरकार को बिल्कुल स्पष्ट अपना स्टैंड बताना चाहिए। किल्लत होती है, ये बात नहीं है, वार हुआ है तो दिक्कत है, लेकिन सरकार के तो ध्यान आते हैं कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हमारे पास, कोई कहता है दो महीने का स्टॉक पड़ा है, कोई 25 दिन का बता रहा है, कोई 20 दिन का बता रहा है। एक स्पष्टीकरण होना चाहिए ताकि लोग उस हिसाब से करें। और आज आप देख रहे सबसे ज्यादा दिक्कत किसको है? जिनकी शादी हो रही, ब्याह हो रहे, वहां त्राई मची हुई है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, कॉमर्शियल गैस बंद कर दी, एकदम इस किस्म का उठाना। और फिर एक तरफ एक जगह ये कहना भाई गैस की कोई कमी नहीं होने देंगे, तो ये नहीं है बात। बताना चाहिए और इसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। ये तो फिर त्राई बन जाएगी पूरे देश में। घरेलू सिलेंडर्स की भी काफी दिक्कत आ रही है। पहले दिन कम होते थे बुकिंग के, तो लोगों ने पहले बुक नहीं करा रखे थे, तो दिन बढ़ा दिए हैं बुकिंग के। तो जिनकी बुकिंग है वो तो दें पूरा, जो इसको बुकिंग है वो भी नहीं मिल रहे। कुछ ना कुछ एहतियात इनको करना चाहिए, उचित कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले और उनमें विश्वास पैदा करना चाहिए। अब लाइनें लगी हुई हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। क्या ये ब्लैक मार्केटिंग के लिए? अब जो ब्लैक मार्केटिंग करे हैं उनके ऊपर सख्त सजा लेनी चाहिए। यूरिया प्लांट्स पर भी असर पड़ रहा है सर। पंजाब और हरियाणा, पानीपत में भी यूरिया प्लांट्स बंद हुए हैं। खेती में भी संकट के आसार। बिल्कुल संकट है खाद के लिए, क्योंकि जितना खाद बनता है वो भी गैस से ही बनता है, गैस प्लांट से ही बनता है। ये चिंताजनक बात है, तो इसके लिए कोई ना कोई सरकार को भी कदम उठाना चाहिए।